अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है हस्तक्षेप, उस पर हमारी चर्चा रही है दो भागों में। पिछले भाग में आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप की हमने उदाहरणों के द्वारा चर्चा की और निष्कर्ष रूप में हमने ये बात की कि आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब इसके पूर्व सशस्त्र अतिक्रमण हुआ है। केवल इस आधार पर अतिक्रमण होने की आशंका है अथवा पड़ोसी राज्य अतिक्रमण करने हेतु सेना इकट्ठी कर रहा है, आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किसी राज्य में दमनकारी सरकार को हटाने अथवा प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए भी आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और जो 51 है अनुच्छेद, यानी यूएनओ के चार्टर का अनुच्छेद जो 51 है, उसके अंतर्गत आत्मरक्षा का अधिकार एक सीमित अधिकार के रूप में माना गया है। तो ये हमारा एक बिंदु हुआ था और जिसमें हमने 2-3 उदाहरण भी लिए थे इसको समझने के लिए। और इसके अलावा हमारा जो एक तो दूसरा है वह है मानवता के आधार पर हस्तक्षेप। इसमें मुख्य बात यह है कि ये आधार एक राज्य को दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ये आधार एक राज्य को दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर केवल संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप कर सकता है बशर्ते कि मानव अधिकारों का उल्लंघन इस सीमा पर पहुंच जाए कि उसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा भंग होती है या उसका खतरा उत्पन्न हो जाता है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने इसी आधार पर इराक में कुर्द लोगों के पक्ष में हस्तक्षेप किया था। तो जो मैं अपनी बात हुई थी पहले वाले की आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप, वो एक तरह से एक राज्य को दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप के लिए वो आधार उपलब्ध है, परंतु जो हमारा मानवता के आधार पर हस्तक्षेप की हम जो बात कर रहे हैं वह एक राज्य को दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उपलब्ध नहीं है। और इसमें ये हस्तक्षेप केवल संयुक्त राष्ट्र कर सकता है, परंतु उसकी शर्त यह है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन इस सीमा तक पहुंच जाए कि उन उल्लंघन से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग हो रही है या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा है सामूहिक हस्तक्षेप। वर्तमान समय में सामूहिक हस्तक्षेप एक वैध तथा न्यायोचित हस्तक्षेप घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 में सुरक्षा परिषद को सामूहिक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। ये ध्यान रखने वाली बात है। चार्टर का जो अध्याय 7 है उसमें सुरक्षा परिषद को सामूहिक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात विश्व शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथा किसी आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सामूहिक हस्तक्षेप कर सकता है। अध्याय 7 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद ये निर्णय ले कि अंतर्राष्ट्रीय शांति अथवा सुरक्षा को खतरा है अथवा उसकी आशंका है अथवा संबंधित राज्य ने आक्रमण किया है। सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद ऐसी कार्रवाई करती है जिसमें शक्ति का प्रयोग न हो, परंतु यदि इस कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसे शक्ति प्रयोग करने का भी अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत 1950 में जैसे कोरिया, 1961 में कांगो, 1991 में इराक में सामूहिक कार्यवाही की थी। तो ये 1950 में जो कोरिया वाली है और 1961 में कांगो और 1991 में इराक वाली, ये सामूहिक कार्यवाही के उदाहरण माने जा सकते हैं। और एक चौथा है गृह युद्ध में हस्तक्षेप। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास होने के कारण विश्व के राष्ट्रों का आपस में घनिष्ठ संबंध हो गया है, अतः एक राज्य की घटनाओं से दूसरे राज्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः यदि किसी राज्य में विद्रोह या गृह युद्ध हो जाता है तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दूसरे राज्य पर भी पड़ता है। इस आधार पर भूतकाल में कुछ राज्यों ने दूसरे राज्यों के मामले में हस्तक्षेप किया। उदाहरण की हम बात करें, 1934 से 1938 में जर्मनी तथा इटली की सरकारों ने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। 1968 में रूस ने चेकोस्लोवाकिया के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया तथा उसे न्यायोचित बताया। इसी प्रकार रूस ने हंगरी के मामले में भी हस्तक्षेप किया। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार का हस्तक्षेप कहाँ तक उचित है। किसी राज्य को अन्य राज्य के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र कि सामान्यतया गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु यदि सुरक्षा परिषद चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत ये निर्णय लेती है सुरक्षा परिषद कि गृह युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लंघन हुआ है अथवा अतिक्रमण का कृत्य हुआ है, तो सुरक्षा परिषद सामूहिक कार्रवाई कर सकती है। एक लेखक ने यह उचित ही लिखा है कि गृह युद्ध में हस्तक्षेप का अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र को होना चाहिए और इस प्रकार के युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही का एक सफल उदाहरण 1861 में कांगो में हस्तक्षेप है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र ने वहाँ के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए तथा शांतिता कानून की स्थापना करने में सफलता भी प्राप्त की थी। तो ये हस्तक्षेप के हमारे आधार हुए। और एक बात और करें हम, मानव अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर हस्तक्षेप। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आत्मरक्षा तथा मानव अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता था। अब ये देखना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत क्या स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में मानवीय अधिकारों के प्रति फिर से विश्वास प्रकट किया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि मानवीय अधिकारों के प्रति राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा इन अधिकारों को प्रोत्साहन प्रदान करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक उद्देश्य होगा। चार्टर के अनुच्छेद 55 और 56 में सदस्यों ने मानवीय अधिकारों के विषय में संयुक्त कार्यवाही करने का वचन दिया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने मानवीय अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। और इसके अतिरिक्त हम सब जानते हैं, पढ़ा भी है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य परिषद ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। इसके अलावा 1948 में जनमत अभिसमय भी स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार सामान्य परिषद बच्चों के अधिकारों के विषय में 1959 में जाति तथा रंग की भेद की नीति के विरुद्ध 1963 में घोषणा को पारित किया। तो ये एक तरह से मानव अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर हस्तक्षेप की बात हुई। धन्यवाद।